नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ प्लस एडिटोरियल एनालिसिस 22 अगस्त 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स एंड एडिटोरियल आर्टिकल्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, फेसिंग गवर्नमेंट एक्शन हुआवे टू डायल डाउन R&D ऑपरेशंस। देखिए, आजकल चाइनीज कंपनीज के अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहा है दोस्तों। चाइनीज कंपनीज के ऑफिसर्स में इनकम टैक्स का रेट चल रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेट चल रहा है, तो इसे हुआवे कंपनी जो है परेशान हुआ है। तो इन्होंने बोला है हम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से हम इंडिया से हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस को बंद करने वाला है। तो इस न्यूज़ को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, आधार वोटर आईडी लिंकिंग को लेके कुछ रिपोर्ट्स है दोस्तों। वैसे जब आधार वोटर आईडी लिंकिंग से रिलेटेड एक बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था, तो यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने बोला था कि आधार एंड वोटर आईडी को लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई नहीं करना चाहता है तो ठीक है, पर ऐसा रिपोर्ट्स आ रहा है दोस्तों, जो बूथ लेवल ऑफिसेस है वो जबरदस्ती आधार वोटर आईडी का लिंकिंग करवा रहा करके, तो इसको देखेंगे। फिर सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस किया है कि कॉलोनियल एरा लॉ अगेंस्ट गे सेक्स को रिपील करेंगे। बेसिकली सिंगापुर में एक सेक्शन है 377A इन सिंगापुर पीनल कोड, तो उसको रिपील करने की बात हो रही है दोस्तों, तो वो देखेंगे। फिर एडिटोरियल आर्टिकल्स में दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नंबर 1 इज व्हाट नेक्स्ट ऑन डाटा प्रोटेक्शन। ये बेसिकली डाटा प्रोटेक्शन लॉ के रिगार्डिंग है दोस्तों। रिसेंटली आप सबको पता होगा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को रिपील किया गया गवर्नमेंट द्वारा, तो अब नया बिल आएंगे, तो उसमें कौन कौन से प्रोविजंस होना चाहिए उसके बारे में एक आर्टिकल है। फिर मेकिंग बेल इम्पॉसिबल, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर अगर किसी को अरेस्ट करता है, उनको बेल मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है, उसके बारे में एक आर्टिकल है दोस्तों। एक काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और भी 2-3 आर्टिकल्स है दोस्तों। एक तो बिहार के मंडल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स बेस्ड है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बेसिकली बिहार में जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चल रहा है उसके बारे में कुछ डिटेल्स है। फिर देखिए, सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में जो टसिल चल रहा है, बेसिकली मनीष सिसोदिया साहब के घर पे जो सीबीआई का रेड चल रहा है, इसके बारे में छोटा सा एक आर्टिकल है। उसके बारे में कल मैंने आपको बता दिया, फिर बताने के लिए कुछ नया इंफॉर्मेशन उसमें है ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही दो है दोस्तों, डाटा प्रोटेक्शन एंड पीएमएलए एक्ट के बारे में, तो वही हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज, फेसिंग गवर्नमेंट एक्शन हुआवे टू डायल डाउन R&D ऑपरेशंस, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, चाइनीज टेलीकॉम मेजर हुआवे के बारे में आपने सुना होगा। पिछले करीब 20 सालों से हुआवे इंडिया में ऑपरेट कर रहा है एंड करीब 3500 जॉब्स भी हुआवे की तरफ से जनरेट हुआ है इंडिया में। तो अब हुआवे कंपनी जो है इंडिया में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस बंद करने वाला है। आप सबको पता होगा, नेशनल सिक्योरिटी के तहत इंडिया चाइनीज कंपनीज को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जा रहा है। वैसे केवल हुआवे ही नहीं, टेलीकॉम मेजर्स लाइक ZTE, Vivo, Xiaomi, Oppo एंड अदर चाइनीज कंपनीज के ऑफिसर्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का रेड पड़ा था। वैसे चाइनीज कंपनीज के अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर्स तब शुरू हुआ था जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ट्रांसग्रेशन शुरू हुआ था रेन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। आप सबको पता होगा गालवन वैली में जो क्लैशेस वगैरह हुआ, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइनीज कंपनीज को ज्यादा ही मॉनिटर करने लग गया। वैसे करना तो पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी वाली बात है कि नहीं। अब चाइनीज कंपनीज भी धूत का धुला हुआ तो नहीं है। तो अभी हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया का CEO ली जियोंगे ये अनाउंस किया है कि वो पूरे ऑपरेशंस बंद करेंगे इंडिया में। वैसे इनका जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा कॉन्ट्ररी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि 1 साल पहले इन्होंने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इंडिया में अपना ऑपरेशंस कंटिन्यू रखेंगे। वैसे रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआवे टेलीकम्युनिकेशन इंडिया के ऑफिसर्स में रेड किया था। उनके कम से कम 20 साल के कंपनी रिकॉर्ड्स को ऑडिट भी किया था इन रिलेशन विद नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद CEO ऑफ हुआवे टेलीकम्युनिकेशन इंडिया ली जियोंगे के अगेंस्ट एक लुकआउट सर्कुलर भी इशू किया था। तो लुकआउट सर्कुलर के अगेंस्ट CEO ऑफ हुआवे टेलीकम्युनिकेशन इंडिया कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट में उनके लॉयर के थ्रू एक स्टेटमेंट था, आई एम ए चाइनीज एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। मतलब ये लग रहा है हुआवे का जो CEO शाहरुख खान का फैन है, माय नेम इज खान मूवी इन्होंने भी देखा होगा, है कि। तो सोर्सेस के हिसाब से हुआवे मैनेजर्स का कहना यह है उनको अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम्स आ रहा है। एक तो होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री वगैरह कोऑपरेट नहीं कर रहा है और इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस भी प्लेस किया हुआ है उन्हें कोलैबोरेट करने के लिए, लाइक यूनिवर्सिटीज के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, एनालिटिकल फर्म्स के साथ। ऊपर से हुआवे का जो प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स है जिन्हें चाइना से आना चाहिए, उन्हें वीजा तक नहीं मिल रहा है इंडिया विजिट करने के लिए। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, चाइनीज गवर्नमेंट भी इसी तरह का रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करके रखा हुआ है इंडियन नेशनल्स के ऊपर,
फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि हम पूरा सपोर्ट करते रहेंगे आपको और आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे? ये नहीं चलेगा, है कि नहीं? एक बार जब आप एक बैड बॉय बन गया हो गवर्नमेंट के सामने, ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर रेगुलेशंस होगा, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे रिसेंटली चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया सुन वेइडोंग का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर इंडिया ओपन, फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंपैक्ट होगा। ऊपर से हमारा जो मेकिंग इंडिया प्रोग्राम है वो भी ठीक तरह से नहीं चलेगा। देखिए अजीब सी बात है, अगर इंडिया में चाइनीज कंपनीज को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ऑपरेट करने में, तो ऑब्वियस सी बात है चाइनीज एम्बेसडर ये बोल सकता है कि चाइनीज इंटरेस्ट को हार्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। पर हमारा मेकिंग इंडिया प्रोग्राम के ऊपर इंपैक्ट होगा, ये बताने वाला कौन है? चाइनीज एम्बेसडर। यही तो चाइना का प्रॉब्लम है, दूसरों के इंटरनल अफेयर्स में ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाता है चाइना जो है। वैसे हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया में 2000 में ऑपरेशन शुरू किया था और अभी तक वो $150 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है इंडिया में टू सेट अप एन रिसर्च एंड डेवलप फैसिलिटी ऑन 20 एकर्स ऑफ लैंड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु। तो कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में 20 एकर्स ऑफ लैंड में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी सेटअप करने का प्लान है हुआवे का। पहले इनका प्लान ये था कि 10,000 तक एम्प्लॉइज रखेंगे, पर अभी के हिसाब से 3,500 इंजीनियर्स हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस के लिए काम कर रहे हैं ऑन डाइवर्स प्रोडक्ट्स एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अगला है रिपोर्ट्स ऑफ कोहेशन एमर्ज इन आधार वोटर आईडी लिंकिंग, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में आपने सुना होगा, ये ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हो चुका है दिसंबर 2021 में। वैसे अपोजिशन की तरफ से काफी प्रोटेस्ट हुआ था जब ये बिल पास हुआ था, फिर भी ये जो बिल है ये पास हो चुका है। ये बिल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, इलेक्टोरल डाटा को आधार नंबर के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जब ये बिल पास हुआ था, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने ये बोला था कि लिंकिंग ऑफ आधार विद द वोटर आइडेंटिटी कार्ड वॉलंटरी है। अगर कोई नहीं करना चाहता है, अगर किसी को यह लगता है कि आधार नंबर प्रोवाइड करने से उनकी प्राइवेसी वायलेट हो जाएगा तो नहीं भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, 100% वॉलंटरी प्रोसेस है ये। पर अभी ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है दोस्तों, ये बूथ लेवल ऑफिसर लोगों को धमका रहा है कि अगर आधार नंबर प्रोवाइड नहीं करेंगे उनका नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट किया जाएगा। ये ट्वीट किया है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन न्यू दिल्ली, जो डिजिटल राइट्स एंड प्राइवेसी को एडवोकेट करते हैं। और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने यह भी पॉइंट आउट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस रिसेंटली फॉर्म 6 को अमेंड किया और फॉर्म 6B को इंट्रोड्यूस किया टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960। अब फॉर्म 6B में क्या है ना दोस्तों, आधार नंबर देना कंपलसरी है अगर आपको वोट करना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली एक कैंपेन भी शुरू किया है फॉर द वॉलंटरी लिंकिंग ऑफ आधार डिटेल्स विद द वोटर आईडी। और आज पार्ट ऑफ द कैंपेन इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी 2.5 करोड़ से ज्यादा आधार डिटेल्स कलेक्ट कर चुका है अगस्त 11 तक। वैसे किरण रिजिजू साहब पार्लियामेंट में यह बोला था, वोटर आईडीज को आधार नंबर्स के साथ लिंक करने का मतलब यह है कि वोटर डुप्लीकेशन नहीं होने के लिए। वैसे देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के हिसाब से 1 पर्सन 1 वोट है। आप इंडिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट कर सकते हो अगर आप उधर के रेजिडेंट हो, बस आपको उधर के इलेक्टोरल रोल में आपका नाम इंक्लूड करना पड़ेगा। पर देखिए आपका जो नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधर से आपका नाम डिलीट भी करना पड़ेगा। पर होता क्या है दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं जॉब्स के लिए या फिर और कुछ पर्पस के लिए, और बहुत सारे लोगों का नाम नया ऐड भी हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स में। अब होता क्या ना, कुछ लोग अपना जो नाम है पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिलीट भी नहीं करते, उस वजह से वोटर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो गवर्नमेंट ये नहीं पता कर पाएगा एक्चुअली कितने वोटर्स हैं, समझ गया। तो अगर आधार नंबर के साथ लिंक करेंगे वोटर आईडी को तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सबके पास एक ही आधार नंबर होगा ना, तो ये पता चल जाएगा एक आधार नंबर से कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। वैसे देखा जाएगा तो ये अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन करने का एक प्रोसेस आप बोल सकते हो। पर देखिए इसके अगेंस्ट काफी अपोजिशन आया दोस्तों। कई लोग ये बोल रहा है दिस इज वायलेशंस टू एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी। वैसे देखिए राइट टू प्राइवेसी को लेके काफी बवाल आजकल मच रहा है दोस्तों। रिसेंटली पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी गवर्नमेंट विड्रॉ किया था, ये बात आपको पता होगा। वैसे आज एडिटोरियल्स में डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक आर्टिकल भी है, काफी अच्छा आर्टिकल है। वैसे कुछ लोगों का कहना यह भी है अगर आधार कार्ड डिटेल्स को लिंक करेंगे वोटर आईडी कार्ड के साथ तो गवर्नमेंट के पास
पर्सनल डिटेल्स मिल जाएगा लोगों का, जिससे वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। 2015 से गवर्नमेंट इस प्रोसेस में है। एक बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये इंप्लीमेंट किया था, तब करीब 55 लाख वोटर्स इलेक्टोरल रोल से डिलीट हुआ था। एक्चुअल वोटर्स डिलीट नहीं हुए, जो डुप्लीकेट वोटर्स था ना, वो डिलीट हुए थे। तो गवर्नमेंट का पर्पस भी तो यही है कि जो डुप्लीकेशन हुआ है या फिर हो रहा है उसे खत्म करना है। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच फंडामेंटल राइट, और सुप्रीम कोर्ट किस केस में राइट टू प्राइवेसी को आज से फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। अगला है सिंगापुर टू रिपील कॉलोनियल एरा लॉ अगेंस्ट गे सेक्स। प्राइम मिनिस्टर, सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर ली हसेन लूंग ने अनाउंस किया है दैट द कंट्री विल रिपील ए कॉलोनियल एरा लॉ क्रिमिनलाइजिंग गे सेक्स, though he maintained that the government will continue to uphold marriage as between a man and a woman। देखिए, सबसे पहली बात, सिंगापुर एक ब्रिटिश कॉलोनी था, इंडिया जैसा, ठीक है। कम से कम 144 ईयर्स के लिए सिंगापुर ब्रिटिश कॉलोनी था। एक ब्रीफ टाइम के लिए सिंगापुर एम्पायर ऑफ जापान के पास चला गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। और आपको पता ही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जापान पूरा खत्म हो गया। इसके बाद ब्रिटिशर्स के पास वापस पहुंचा था सिंगापुर जो है 1945 में। बस मैंने आपको बता दिया, याद आया तो सिंगापुर में एक कॉलोनियल एरा लॉ था, बेसिकली ब्रिटिश एरा लॉ, जो गे सेक्स को क्रिमिनलाइज करके रखा हुआ था अंडर सेक्शन 377A ऑफ देयर पीनल कोड। वैसे इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 377 भी होमोसेक्सुअलिटी से बिलोंग करता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक जजमेंट के थ्रू सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया था, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर ये बोला है कि सेक्शन 377A को रिपील करेंगे, बट एट द सेम टाइम ही मेंटेन्ड दैट द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू अपहोल्ड मैरिज एज बिटवीन ए मैन एंड ए वुमन। मैरिज जो है हमेशा मैन एंड ए वुमन के बीच में ही होगा, पर गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज करेंगे। इस तरह सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। वैसे अभी के हिसाब से सेक्शन 377A ऑफ द सिंगापुर पीनल कोड penalizes sex between men with up to 2 years in jail। तो 2 साल की सजा है अभी के हिसाब से, इसे अभी रिपील करने वाला है दोस्तों। नाउ सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के बारे में एक बार रिवाइज कर देते हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम पर 1861 में इस सेक्शन को इंडियन पीनल कोड में इंट्रोड्यूस किया गया था, और यह सेक्शन होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया हुआ था। केवल होमोसेक्सुअलिटी नहीं, और भी कई सारे अननेचुरल ऑफेंसेस को इस सेक्शन के अंडर इंक्लूड किया गया था, जैसे कि whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal। एक एनिमल के साथ सेक्स करना ऑफेंस था, दूसरा मैन और वुमेन के साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स करना, और पनिशमेंट क्या थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट, ठीक है। However, in a historic verdict, the Supreme Court of India on September 6, 2018 decriminalized the section 377 of the IPC and allowed gay sex among consenting adults in private। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 377 को कंप्लीटली डीक्रिमिनलाइज नहीं किया है, कुछ प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है। जैसे कि अगर 2 अडल्ट्स के बीच में कंसेंट है तो वो गे सेक्स कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। पर दूसरे जो प्रोविजंस है ना, जैसे कि अननेचुरल सेक्स विथ मैन और वुमेन और सेक्स विथ एनिमल, ये सब अभी भी क्रिमिनलाइज करके रखा हुआ है। केवल कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच में गे सेक्स को अलाउ किया है, वो भी प्राइवेट में। वैसे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिफिकेशन ये था दोस्तों, गे सेक्स कोई क्राइम नहीं है, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात है। कुछ लोगों को भगवान ऐसे बनाया है, उनके लिए वो नेचुरल है। जैसे बाकी लोगों के लिए ऑपोजिट सेक्स के साथ सेक्स करना नेचुरल है, वैसे उन लोगों के लिए वो नेचुरल है, और उनको उसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है। वैसे बात तो सही है, अगर भगवान ने उनको ऐसे बनाया है तो उनकी क्या गलती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था सेक्शन 377 के अंडर अगर गे सेक्स को क्रिमिनलाइज करेंगे तो इसमें वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 हो जाएगा। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हो जाएगा, राइट टू एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हो जाएगा, राइट टू लिव विद डिग्निटी के अगेंस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट न्यूज। अब हम एडिटोरियल्स पे चलेंगे। एडिटोरियल्स में हम 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे दोस्तों। नंबर 1 इज व्हाट नेक्स्ट ऑन डाटा प्रोटेक्शन। ये आर्टिकल लिखा है ऋषभ बेली एंड सुयश राय। ऋषभ बेली एक एडवोकेट है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी रिसर्चर भी है। सुयश राय जो है डिप्यूटी डायरेक्टर एंड फेलो है एट कार्नेगी इंडिया। ये आर्टिकल बेसिकली डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा रिसेंटली
गवर्नमेंट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को विड्रॉ किया पार्लियामेंट से। वैसे देखा जाएगा तो इस बिल के ऊपर 5 साल का एफर्ट्स रहा है। अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट आता है पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, दैट इज आर्टिकल लाइफ के अंडर राइट टू प्राइवेसी भी आता है। तो जैसे ये जजमेंट आता है एक कमिटी फॉर्म होता है दोस्तों, चेयर्ड बाय ए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज दैट इज जस्टिस श्री कृष्णा। उस कमिटी को यह बोला गया आपको एक बिल ड्राफ्ट करना है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और इस कमिटी में 4 सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। तो 1 साल में उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, बेसिकली बिल पूरा ड्राफ्ट करके दे दिया गया। तो गवर्नमेंट उस बिल को थोड़ा बहुत रिवाइज किया, इसके बाद कैबिनेट का अप्रूवल लिया और पार्लियामेंट में टेबल किया गया दिसंबर 2019 को। पार्लियामेंट में टेबल होने के बाद उसमें इतने सारे डीप पॉइंट्स थे कि लॉ मेकर्स को इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मेजॉरिटी ऑफ बीजेपी मेंबर्स थे। इन्होंने इस बिल को अच्छी तरह रिव्यू किया, स्क्रूटनी किया, इसके बाद अपना रिपोर्ट सबमिट किया दिसंबर 2021 को, मतलब 1 साल में इन्होंने अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इतने सारे चेंजेस सजेस्ट किए कि गवर्नमेंट को लगा कि इतने सारे चेंजेस को अकोमोडेट करके इस बिल को फिर से प्रेजेंट करने से अच्छा है अब हम इस बिल को विड्रॉ करते हैं और एक नई बिल प्रेजेंट करेंगे जिसमें नए प्रोविजंस होंगे और सारे रिकमेंडेशंस को हम अकोमोडेट भी करेंगे। एंड दिस ऑल्सो इंक्रीजेस द अनसर्टनिटी अबाउट द फ्यूचर ऑफ प्राइवेसी रेगुलेशन इन इंडिया। देखिए अभी इंडिया में प्राइवेसी रेगुलेशन से रिलेटेड एक लॉ अभी तक नहीं है। अब ऐसा एक लॉ का फ्यूचर क्या है, इसमें भी अनसर्टनिटी है। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया जैसे एक कंट्री के लिए डाटा प्रोटेक्शन लॉ एक नई चीज है। अभी तक इस तरह एक लेजिस्लेशन की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि आजकल डाटा फ्लो ज्यादा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से जितने सर्विसेज आ रहा है वो सब ऑनलाइन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो रहा है, शेयर हो रहा है, डाटा फ्लो हो रहा है। तो एक लेजिस्लेशन की जरूरत तो है। ऊपर से जब सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और जब उन्होंने सजेस्ट किया एक लेजिस्लेशन होना चाहिए, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। वैसे सिचुएशन डिमांड करता है कि एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए। अलग अलग कंट्रीज में काफी साल पहले इस तरह के डाटा प्रोटेक्शन लॉस आ चुका है। पर देखिए बात यह है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बोल तो दिया कि हाँ एक लेजिस्लेशन बना दो डाटा प्रोटेक्शन के लिए, पर यह कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहली बात यह है एक नई चीज है, इंडिया के लिए इस तरह एक लॉ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा। वैसे एफर्ट्स डाला भी है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बोला 5 साल से एफर्ट्स चल रहा है। पर बात यह है दोस्तों, शेप्ड बाय डिफरेंट इंटरेस्ट एंड इंसेंटिव्स, द स्टेट, इंडस्ट्री एंड एडवोकेसी ग्रुप्स ऑल हैव वेरी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ व्हाट ए डाटा प्रोटेक्शन लॉ शुड लुक लाइक। तो एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ किस तरह होना चाहिए, इसके बारे में अलग अलग सेक्टर्स का, अलग अलग ग्रुप्स का, अलग अलग एडवोकेसी ग्रुप्स का, इंडस्ट्रीज का अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होगा। अब सबके एक्सपेक्टेशंस को तो फुलफिल नहीं कर सकता। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, जब भी कोई नया लॉ आएंगे, इंप्लीमेंट होगा, तो कुछ सेक्शंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उनके लिए थोड़ा बहुत चैलेंजेस होगा, क्योंकि अब तक इनके काम जैसे चल रहा था उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आएगा, रेगुलेशंस आएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मान लीजिए डाटा प्रोटेक्शन लॉ में ऐसा एक प्रोविजन आ रहा है कि जितने भी डाटा है वो इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब इंडियन सर्वर्स में ही स्टोर करना चाहिए। अब जितने मल्टीनेशनल कंपनीज होगा जो ऑलरेडी डाटा जो है दूसरे कंट्रीज के सर्वर्स में स्टोर कर रहे हैं और इनके काम अच्छी तरह से चल भी रहा है, अगर ऐसा एक प्रोविजन आएगा लॉ में तो उनके लिए प्रॉब्लम्स होगा ना, और स्टेट को भी इससे प्रॉब्लम होगा, बेसिकली गवर्नमेंट को भी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट 100% एडवांटेज में रहेंगे ऐसा एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ से। गवर्नमेंट अभी जो कर रहा है ना उसमें काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस आएगा, लिमिट्स आएगा, गवर्नमेंट के पावर्स में लिमिट्स आएगा। बेसिकली गवर्नमेंट के पास आज के हिसाब से कई सारे पर्सनल डाटा है सिटीजन्स का, आधार डाटा है और आजकल कई सारे डाटा को लिंक करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे डाटा प्रोटेक्शन लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा, इन सारे जो पावर्स है गवर्नमेंट के पास या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनके ऊपर भी लिमिट्स आएगा, रिस्ट्रिक्शंस आएगा। सो देयरफॉर जब एक लॉ बनाएंगे डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर, उसमें ऐसे प्रोविजंस होना चाहिए कि अभी का जितने प्रॉब्लम्स है डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड वो सारे सॉल्व होना चाहिए। अगर आप देखोगे ये लॉ के जितने वेशंस आया ना, जैसे कि सबसे पहले 2018 बिल आया था श्री कृष्णा कमेटी का, फिर 2019 में उसे रिवाइज करके गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया, फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो वर्जन आया, तीनों जो वर्जन है दैट फेस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिटिक फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स।
तो वही मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जब भी एक नया लॉ बनाएंगे जो अब तक देश में नहीं था, उसमें अलग अलग ओपिनियंस आएंगे, अलग अलग क्रिटिसिज्म आएंगे। वैसे जेपीसी का मेजर रिकमेंडेशन ये था कि केवल पर्सनल डाटा नहीं, एंटायर डाटा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस होना चाहिए बिल में। एंड अलग अलग डाटा को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे इसके बारे में क्लैरिटी भी नहीं था बिल में। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ डाटा विद द स्टेट। स्टेट कौन कौन से डाटा को प्रोसेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है, शेयर कर सकता है, यूज कर सकता है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं था। नॉन पर्सनल डाटा को किस तरह गवर्न करेंगे इसके बारे में क्लैरिटी नहीं था। सोशल मीडिया को किस तरह रेगुलेट करेंगे इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं था, प्रोसीजरल डिटेल भी नहीं था। तो ये सारे होना चाहिए बिल के अंदर। ऐसा एक लॉ बनाना चाहिए जिसमें एंटायर डाटा इकोसिस्टम कवर्ड हो। सो ऑथर्स ऑफ द आर्टिकल कुछ सॉल्यूशंस बता रहा है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, किस टाइप का लॉ होना चाहिए डाटा प्रोटेक्शन लॉ। लुकिंग फॉरवर्ड देयर आर टू क्रिटिकल इश्यूज, द फॉर्म दैट ए न्यू लॉ विल टेक एंड द नेचर ऑफ प्रोटेक्शंस इट विल ऑफर। किस तरह लॉ बन के आएगा और कौन कौन से प्रोटेक्शंस वो लॉ हमें ऑफर करेंगे। जब पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल गवर्नमेंट विड्रॉ किया था, तब गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम एक लॉ नहीं अलग अलग लॉस लेके आएंगे, सेपरेट लॉस लेके आएंगे अलग अलग सेक्शंस को कवर करने के लिए। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। एक लॉ से एंटायर डाटा इकोसिस्टम को रेगुलेट करने से अच्छा है अलग अलग लॉस लेके आओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, उसमें केवल पर्सनल डाटा को प्रायोरिटी देना चाहिए। सिमिलरली, सेपरेट लॉस कुड डील विद इश्यूज कंसर्निंग स्टेट सर्वेलेंस। स्टेट सर्वेलेंस से रिलेटेड मतलब स्टेट किस तरह लोगों को सर्वेल कर सकते हैं, वो पेगासस वाला इश्यू के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग लॉस होना चाहिए, गवर्नमेंट का लिमिट्स क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है। फिर देखिए, इश्यूज इन डाटा इकोनॉमी सच एज डीलिंग विद कंपटीशन रिलेटेड कंसर्न्स। कॉर्पोरेट्स के बीच में जो कंपटीशन होता है आजकल, कुछ कॉर्पोरेट्स का मोनोपोली है इकोनॉमी के ऊपर, है कि नहीं। तो ये सबसे रिलेटेड भी अलग लॉस होना चाहिए। तो एक एक सेक्शंस को कवर करने के लिए सेपरेट लॉस अगर लेके आएंगे तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत अच्छी तरीके से, कंप्लीट तरीके से फुलफिल हो सकता है। अब और एक बात, जब पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को ड्राफ्ट किया गया ना, उसमें यूरोपियन लॉ से काफी सारे प्रोविजंस को बोरो किया गया था, दैट इज यूरोप का जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन से। अब देखिए, यूरोप जब जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लेके आया, वो उनके कॉन्टेक्स्ट में लेके आया, उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। तो काफी सारे एक्सपर्ट्स का क्रिटिसिज्म ये था कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन से अगर आपने कुछ प्रोविजंस बोरो किए हो तो ठीक है, उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चेंज करो ना। तो बेसिकली ऑथर्स ऑफ द आर्टिकल 5 सॉल्यूशन बता रहा है दोस्तों जिस तरह हमारा नया डाटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए। नंबर 1, इट शुड बिल्ड इन ए रिस्क बेस्ड अप्रोच टू डाटा प्रोटेक्शन। रिस्क बेस्ड अप्रोच मतलब क्या होता है, मतलब जिस तरह के रिस्क हो सकता है उसका सोर्स क्या है, उसे रेगुलेट करने का पावर होना चाहिए प्रोविजंस में। एंड सेकेंड, बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट्स द लॉ कुड एनेबल को रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो वो रिस्क को असेस करने के बाद लॉ में ऐसे प्रोविजंस होना चाहिए जिसमें को रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन मतलब जो कंपनीज है, उन कंपनीज में ऐसा एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए, मतलब उस कंपनी का काम कैसा होना चाहिए डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वो रेगुलेट करने के लिए उस कंपनी के अंदर एक बॉडी होना चाहिए, मतलब एक अलग सा इंडिपेंडेंट बॉडी होगा जो उस कंपनी को रेगुलेट करेंगे और उस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। समझ गए आप। तो इससे क्या होगा, कंपनी अपने हिसाब से लॉस बनाएंगे जिसमें उनके जो बेसिक राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और उसके ऊपर गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहेगा। बेसिकली गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगा कि काम जो है ठीक से चल रहा है। थर्ड, द करंट वर्जन ऑफ लॉ वाज वीक ऑन अकाउंटेबिलिटी मेजर्स फॉर द डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर। देखिए, जब ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ इंप्लीमेंट होगा तो गवर्नमेंट के नीचे एक डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर होना चाहिए ना। अब ये डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर कौन होगा, इसके अपॉइंटमेंट्स कैसा होगा, कंसल्टेशंस, रिपोर्टिंग वगैरह कैसा होगा, इसके बारे में कुछ ठीक से लिखा नहीं था करंट वर्जन ऑफ लॉ में। तो नई बिल में ये सारे प्रोविजंस इंक्लूड होना चाहिए ताकि रेगुलेटर अपने पावर्स को सही तरह से इस्तेमाल कर सके। डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर के अपॉइंटमेंट्स कैसे होगा, उनको कंसल्ट कैसे करना है, रिपोर्टिंग कैसे होगा, ये सबके बारे में प्रोविजंस होना चाहिए। Fourth, even while the law is being drafted, government should invest in building some administrative capacity to implement so that when the law is eventually passed, implementation can begin soon after. तो देखिए, अब तो लॉ ड्राफ्ट हो रहा है, तो लॉ ड्राफ्ट होने के टाइम पर यह गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए ये पूरा लॉ को इंप्लीमेंट करने की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी किसके पास होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेबी है स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए, पीएफआरडीए है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आईआरडीए है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो इस तरह एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को अभी से गवर्नमेंट को
सेटअप करना पड़ेगा। फाइनली इट इज वाइटल दैट एनी न्यू लॉ इज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंट एंड मीनिंगफुल कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। मतलब ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ के इंप्लीमेंटेशन से कितने लोग इफेक्ट होंगे, कितने स्टेक होल्डर्स होंगे, उन सबके साथ ट्रांसपेरेंट एंड मीनिंगफुल तरीके से कंसल्टेशंस भी करना होगा, उनको क्या कहना है ये भी सुनना होगा। ठीक है, ये सबके बाद नया लॉ फ्रेम होना चाहिए, ये बता रहे ऑथर्स। अगला है मेकिंग बेल इम्पॉसिबल। ये आर्टिकल लिखा है प्रतीक चड्डा, ही इज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एट द सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में दोस्तों। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी को अरेस्ट किया तो उन्हें बेल मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस बारे में कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट्स आया है उसे भी क्रिटिसाइज किया है प्रतीक चड्डा साहब ने। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दैट इज पीएमएलए का सेक्शन 45 देखते हैं, जिसमें प्री कंडीशंस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल लिखा हुआ है। मतलब अगर पीएमएलए के अंडर किसी को अरेस्ट किया, उन्हें बेल मिलने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहली बात, अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि वो गलती नहीं किया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ऑफेंसेस चार्ज किया है उनके ऊपर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर इस तरह वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाएगा तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, उन्हें बेल नहीं मिलेगा। तो इस प्रोविजन को काफी बार कोर्ट्स में चैलेंज किया गया। 2017 में निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस में कोर्ट ने यह बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग उतना हीनियस क्राइम नहीं है आज टेररिस्ट एक्टिविटीज। मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ना, टाडा, उसके अंदर जो ऑफेंसेस है उसे कम हीनियस है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर जो ऑफेंसेस है। इस तरह कोर्ट ने बोला था, पर बाद में कोर्ट इस डिसीजन को ओवरटर्न किया था। उन्होंने बोला मनी लॉन्ड्रिंग उतना ही हीनियस है एज ए टेररिस्ट एक्ट बिकॉज इट इज ए ग्रेट डेंजर टू द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को टेररिस्ट केसेस जैसे इक्वल किया जा रहा है आजकल। पर ऐसा डिसाइड करने के टाइम पर कोर्ट एक फैक्ट को इग्नोर किया दैट मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो कवर्स मनीज एसोसिएटेड विद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, गलत तरीके से पैसे कमाना, है कि नहीं, ये आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में। अब ये जो कॉपीराइट वायलेशंस वगैरह होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई एक म्यूजिक कंपोजर ने एक गाना बनाया, ठीक है, वही ट्यून को कॉपी करके किसी और ने गाना बनाया और वो गाना भी हिट हो गया और उससे भी उनको रेवेन्यू मिल गया, तो ये गलत है ना। दूसरा किसी का क्रिएशन है, उसको कॉपी किया, तो बेसिकली इसमें कॉपीराइट वायलेशन आएगा, है कि नहीं। तो जो कॉपी किया उन्होंने उसे जो पैसे कमाया ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में काउंट होता है। अब ये कैसे आप टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ रिलेट कर सकते हो। तो जब कोर्ट ने ये बोला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर जो ऑफेंसेस है इट इज एज हीनियस एज ए टेररिस्ट एक्ट, तो कोर्ट ए फैक्ट को इग्नोर किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो कवर्स मनी एसोसिएटेड विद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स। कोर्ट ने यह भी डिक्लेयर किया था दैट द ईडी डज नॉट नीड टू शेयर द एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द अक्यूज्ड। देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब भी कोई केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले ईसीआईआर प्रिपेयर करते हैं, दैट इज एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसे आप रिलेट कर सकते हो एफआईआर से। एफआईआर के बारे में तो आपने सुना होगा ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस हो गया, सीबीआई हो गया, ये भी जब भी कोई केस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं सबसे पहले एफआईआर प्रिपेयर करते हैं। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, पहली बार उन्होंने क्या क्या देखा, विटनेस क्या क्या बोला, क्या क्या एविडेंसेस मिले, वो सब एफआईआर में इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे ही है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी। पर ईसीआईआर का जो डिटेल्स है वो कभी भी अक्यूज्ड के साथ शेयर नहीं करते हैं, वेरास एफआईआर वगैरह कर सकते हैं। तो इसको भी चैलेंज किया गया था कोर्ट में। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो ईसीआईआर है ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये अगर अक्यूज्ड के साथ शेयर करने से फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, इस तरह बोला है कोर्ट ने। पर देखिए ईसीआईआर कंटेन्स द रैशनल फॉर ईडी टू रजिस्टर द ऑफेंस। ऑफेंस को रजिस्टर करने के एक रैशनल है दोस्तों ईसीआईआर, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकता। हाउएवर कोर्ट चूज नॉट टू इक्वेट ईसीआईआर विद एन एफआईआर। तो कोर्ट ने यही बोला ईसीआईआर और एफआईआर सेम नहीं है, ईसीआईआर अक्यूज्ड के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है अक्यूज्ड को यह पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या गलती किया है, कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। कोर्ट के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड आर सैटिस्फाइड इफ ही इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। देखिए वैसे एक फंडामेंटल राइट है,
हमें जब पुलिस अरेस्ट करते हैं ना, तो हमें यह बताना पड़ेगा किस लिए हमें अरेस्ट किया जा रहा है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। हाउएवर ये ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट का कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है दोस्तों। कौन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर हमें अरेस्ट कर सकता है, इसके बारे में कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। टिपिकली ईडी जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं ना, उन्हें बस यही बताता है कि कौन कौन से सेक्शन के अंडर आपको अरेस्ट कर रहा है। अब वो सेक्शन में क्या है, एक्चुअली अक्यूज्ड ने क्या गलती किया है, ये ईडी कभी भी उन्हें नहीं बताते हैं। तो केवल सेक्शंस ऑफ एन एक्ट बताने से एक अक्यूज्ड का फंडामेंटल राइट्स सर्व हो रहा करके कोर्ट इधर डिसाइड किया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के क्या है दोस्तों, पीएमएलए एक्ट के अंडर अगर किसी को अरेस्ट किया है, उन्हें अगर बेल मिलना है, तो कोर्ट को यह कन्विंस करना पड़ेगा कि उन्होंने वो गलती नहीं किया है। पर वो गलती क्या है ये ईडी ने बताते नहीं है। समझ में आया, ईडी केवल सेक्शंस बताते हैं। तो बेल मिलना इम्पॉसिबल टास्क है पीएमएलए के अंडर। अगर ईसीआईआर में जो लिखा है वो अक्यूज्ड को नहीं बताएंगे, तो फिर अक्यूज्ड कैसे कोर्ट को कन्विंस करेगा कि उन्होंने वो ऑफेंस नहीं किया है। इसके अलावा द अक्यूज्ड कैन बी पर्सुएडेड टू साइन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स व्हाइल इन कस्टडी। देखिए जब कस्टडी में रहेगा ना, तो ईडी के जो स्टाफ से वो अक्यूज्ड से जबरदस्ती कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी लिखवा सकता है। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है, मतलब उनसे कन्फेस करवाएगा कि उन्होंने वो गलती किया है। और द जजमेंट कंसिडर्स द कन्फेशनल स्टेटमेंट टू बी एडमिसिबल एविडेंस। ये भी आपको समझना है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है ना, एक एडमिसिबल एविडेंस है, मतलब कोर्ट में उस एविडेंस को एक्सेप्ट भी करते हैं। और बेल के लिए जब हियरिंग्स होगा, ईडी चाहे तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी प्रेजेंट कर सकता है। तो कुल मिला के आप समझ गए ना दोस्तों, पीएमएलए केसेस के अंडर अगर कोई अरेस्ट हो जाता है, उन्हें बेल मिलना नियर टू इम्पॉसिबल है। फाइनली 2019 में एनआईए वर्सेस जहूर बताली करके केस हुआ था अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस केस में कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया था कि बेल देने के टाइम पर कोई एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस कोर्ट यही देखेंगे क्या केस है अक्यूज्ड के अगेंस्ट। ऊपर से कोर्ट ने इफेक्टिवली यह भी बोला, इन कंसिडरिंग द प्राइमा फेसी केस प्रोसिक्यूशंस वर्जन इज सफिशिएंट। मतलब डिफेंस को क्या बोलना है यह सुनने की जरूरत नहीं है कोर्ट को, केवल प्रोसिक्यूशन का वर्जन सुनेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, प्रोसिक्यूशन तो ऐसा वर्जन लेके आया होगा या फिर ऐसा चार्जशीट फाइल किया होगा जिसे इजीली बेल डिने कर सकता है। अब बात यह है दोस्तों, यूएपीए केसेस में, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट केसेस में अक्यूज्ड को एफआईआर का एक कॉपी दिया जाता है, पर देखिए पीएमएलए में वो तक नहीं। तो कुल मिला के यह है दोस्तों, पीएमएलए केसेस में अक्यूज्ड को बेल मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।